हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक है, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है मिसलेनियस। अब ये मिसलेनियस क्या होता है? देखो, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनिंग के वो हम कैटेगराइज नहीं कर पाते कि हम इसमें रखेंगे उसमें रखेंगे। तो परीक्षा में वो एक दो क्वेश्चन आपको आपकी बेसिक इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, आपकी रीजनिंग को टेस्ट करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो वो इस तरीके से नहीं होगा कि ये एनालॉजी का है, ये क्लॉक एंड कैलेंडर का है, ये डायरेक्शन टेंस असेंट टेस्ट है, ये वेन डायग्राम है। तो वो मिसलेनियस के तौर पर आपको दे दिए जाते। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इकट्ठा करे और उनका ये प्रेजेंटेशन तैयार करा, और फिर ये सारे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको ये करने हैं। और आपको बस कुछ नहीं है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसी गाइडलाइंस को फॉलो करिए, उसी आधार पर अपना सवाल बनाइए, आराम से ये जो आपका सवाल है बन जाएगा। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। नीला हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम नस्लूर यूनिवर्सिटी, नाउ शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी। तो नीला ने नालसर जो है नालसुर यूनिवर्सिटी से या विश्वविद्यालय से अपना स्नातक किया और अब यह किसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी की तलाश में है। अ रेप्यूटेड कंपनी हैज अ वैकेंसी बट फॉर दिस फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज टू मीट। अब क्या है कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में एक रिक्त है, यानी एक वैकेंसी है, एक रिक्त पद है, लेकिन उसके लिए निम्नलिखित मानदंडों का पूरा होना है। अब पहला मापदंड क्या है? द कैंडिडेट एज टिल 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017, याद रखिएगा वर्ष, यह है 22 साल और 28 साल की होनी चाहिए। अब 2017 में अब 22 साल जो है घटाइए, कितना होगा? तो देखो यहाँ पर कितना हुआ? अब ये तो 200, ये गया 5, अब ये इधर से एक कैरी करा, हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, तो यहाँ कितना बचा? 10 में से 1 9, 1, यानी वह 1995 में पैदा होनी चाहिए। तो यानी कम से कम 1995 और 28 कर दो इसे, 28। तो अब कैसे होगा? अब मान लो अब इसको माइनस कर दो 28 साल, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना था? ये 10 था, 11 था, 10 हो गया 80, तो 1989। तो 1989 से 1995 तक की उसकी जो है जन्म तिथि होनी चाहिए। A candidate must attain 70% marks in the written test and 40% marks in interview। तो पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसके कितने परसेंट? रिटन टेस्ट में WT में कितना? 70%, और इंटरव्यू में कितना होना चाहिए? 40% तक मार्क्स आने चाहिए। ठीक। कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट एंड शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ जॉब एक्सपीरियंस। तो देखो तीसरी क्राइटेरिया, तीसरा क्या है? ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। इफ द कैंडिडेट इज फीमेल देयर विल बी 2 years ऑफ एज रिलैक्सेशन। अगर कैंडिडेट फीमेल है तो अब क्या हो जाएगा? उसका 2 एज रिलैक्सेशन, यानी वो 30 साल तक की भी चलेगी। तो चौथी में फीमेल, तो अब 30 साल का मतलब 30 years तक वो चलेगी, और मान लो ये कितना हो जाएगा? 1987 तक। ठीक, चलो नेक्स्ट। नीला इज सेटिस्फाइड विद द फॉलोइंग कंडीशन। शी हैज ऑब्टेन्ड 70% मार्क्स इन बोथ रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू। तो पहली कंडीशन ट्रू है। कैंडिडेट यह एक फीमेल है और उसने 1991 में उसका जन्म तिथि भी है। तो देखो कितना चाहिए, जरा ध्यान से देखो। 1900 इसके बीच में चाहिए, तो 1991 इसके बीच में तक, करेक्ट। और जरा ध्यान से देखो, एक फीमेल कैंडिडेट है, करेक्ट, फीमेल कैंडिडेट है, और 2 एज रिलैक्सेशन ये भी चलेगा। 1 साल का ग्रेजुएशन और 1 साल का एक्सपीरियंस, तो यस ग्रेजुएट भी है, क्योंकि वो ग्रेजुएट उसने नलसर यूनिवर्सिटी से करा है, और 18 यानी 1.5 महीने का इसके पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक। कैंडिडेट वाज बोर्न ऑन 7 अगस्त 1991। तो ठीक है, ये उसके बीच में जो है कंडीशन फॉलो करती है। चलो
तो यानी ये जो है चारों कंडीशन जो है फॉलो करती है। अभी इसको देखते हैं कौन सी कंडीशन फॉलो करती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो सबसे पहले कौन सा? फर्स्ट जो है कौन सी हो जाएगा इसका? तो जब आप इसका आंसर टिक करेंगे तो डी इज द राइट आंसर। इसका रिटर्न टैक्स भी है, 18 साल भी है, राइट। और जो है चारों कंडीशन यानी सीक्वेंसली जो है ये चारों कंडीशन फॉलो करती है। क्वेश्चन टू को देखते हैं हम, क्या दिया है क्वेश्चन टू में। 4 कपल्स गो इन अ पार्टी, तो 4 लोग जो है पार्टी में जाते हैं। ऑल वुमेन वियर डिफरेंट कलर साड़ीज। देखो 4 कपल्स हैं, तो 4 कपल्स का मतलब आप समझो क्या होता है। 4 कपल्स यानी 2 लोग, तो यानी 8 लोग हैं टोटल। 4 मेन 4 वुमेन, ठीक, 8 लोग हैं टोटल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेन, यहाँ पर लिख देता हूँ वुमेन, ठीक। ऑल वुमेन वियर डिफरेंट कलर साड़ी, तो यहाँ पर क्या है, सबने डिफरेंट कलर की साड़ी। ऑल वियर मैन डिफरेंट कलर सूट शर्ट्स, तो हर एक ने अलग अलग। कलर ऑफ शर्ट एंड साड़ी में बी सेम, तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सबका शर्ट का रंग जो है अलग अलग होगा। तो इसकी साड़ी भी जो है अलग होगी, इसकी जो है लेकिन शर्ट और साड़ी एक रंग की हो सकती है, ऐसा इन्होंने बोला है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामा इज मैरिड टू रमेश वियर रेड शर्ट। मान लो रामा है, वुमेन रामा है, रामा इज मैरिड टू रमेश, और ये क्या है, रामा ने रमेश से क्या करी है, देखो रामा इज मैरिड टू रमेश वियर रेड शर्ट, तो और इसने क्या करा है, रेड शर्ट, तो यहां पर हम लिख देते हैं रेड शर्ट, ठीक। पूर्वा हु इज नॉट अ वाइफ ऑफ अनूप वियर ब्लू साड़ी, तो पूर्वा वो अनूप की वाइफ नहीं है, तो हमें एक पता चला यहाँ पर एक अनूप भी है, अनूप है और एक है पूर्वा। तो पूर्वा ने क्या पहनी है, ब्लू साड़ी, पूर्वा ने ब्लू साड़ी पहनी, ठीक। चलो, अनूप एंड श्रेया वियर ग्रीन कलर्स ऑफ क्लोथ, तो अनूप और श्रेया, अब देखो अनूप अनूप ने ग्रीन शर्ट और श्रेया ने ग्रीन साड़ी, ग्रीन साड़ी, ठीक। संदेश वाइफ मृणाली डज नॉट वियर साड़ी, डज नॉट वियर येलो साड़ी, तो देखो संदेश की वाइफ है मृणाली, तो मैं यहां पर लिख देता हूं संदेश, संदेश की वाइफ है मृणाली, मृणाली, ठीक है, मृणाली। और ये कौन है, रामा, इसको कोई और रंग दे देते हैं, ये रमेश, ये रामा। अब क्या हो जाएगा, संदेश वाइफ मृणाली डज नॉट वियर येलो साड़ी, तो ये देखो हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक। विराज वियर्स येलो शर्ट, अब मान लो ये हो गया विराज, येलो शर्ट विराज, ठीक। येलो शर्ट, ठीक है। ब्लू साड़ी, ग्रीन साड़ी मृणाली ने नहीं पहनी अभी येलो, तो यहाँ पर 2 कलर, वहां पर 3 कलर हमें पता है। चलो दोबारा, रमेश इज मैरिड टू रामा इज मैरिड टू रमेश वियर रेड साड़ी, रामा की शादी रमेश से हुई, लाल शर्ट पहनती है, तो जो है ये मान लो रमेश ने लाल शर्ट पहन लिया। पूर्वा हु इज नॉट वाइफ ऑफ अनूप वियर ब्लू साड़ी, तो पूर्वा जो है अनूप की वाइफ नहीं है, ठीक है। अब पूर्वा अनूप की वाइफ नहीं है, तो पूर्वा किसकी वाइफ है, विराज की, ठीक है। जब पूर्वा अनूप की वाइफ नहीं है, तो पूर्वा किसकी वाइफ है, विराज की, तो विराज की वाइफ कौन हो गई, पूर्वा, ठीक है। ये देखो विराज, ठीक है, विराज की वाइफ। और अनूप और श्रेया दोनों अपने, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, अनूप और श्रेया, ठीक। चलो
चलो, हु इज हस्बैंड ऑफ श्रेया? तो श्रेया का हस्बैंड कौन है? अनूप। श्रेया का हस्बैंड कौन हो गया? अनूप। तो श्रेया का हस्बैंड कौन है? अनूप। अब देखो, ये आपके पास फिगर दे दी है, ठीक है, और ये देखो ये आपके पास फिगर दी है, ए फिगर, बी फिगर, ये बी फिगर हो गई नीचे वाली, सी ऊपर वाली, और ये है आपकी डी फिगर। तो पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर, देखो इनमें से समान आकृति का चयन करें। समान आकृति क्या होगी? कौन सी समान आकृति होगी? तो अब जाहिर सी बात है, बताओ जल्दी कौन सी समान आकृति होगी? तो ट्राइंगल और ये दो प्लस के साइन, तो ए आंसर होगा इसका समान आकृति में। वेरी गुड, तो ए आंसर होगा इसका। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। The ongoing progress in technologies continue to throw up fresh risk related to data privacy and security। अब ये पूरा पैराग्राफ को देख के क्वेश्चन करना है। प्रौद्योगिकी में जारी प्रगति डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित नए जोखिमों को उठाती जा रही है। There can be no true progress in technologies without such risk। ऐसे जोखिमों के बिना प्रौद्योगिकी में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। The IT industries need to be equipped to handle such risk। IT उद्योगों को ऐसे जोखिमों को संभालने के लिए सुसज्जित होना आवश्यक होता है। अब बताना है इसमें से क्या होगा। ट्रू प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सम रिस्क टू, तो ये आपको बताना है। तो देखो जरा, तो जाहिर सी बात है, पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि जो आपकी ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ रिस्क आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अभी आंसर हो सकता है। IT industry is not equipped with handle such threat। तो जरा देखो, they can be no true progress in technology without risk। The IT industry need to be equipped। हो आवश्यकता सुसज्जित होने की आवश्यकता है, तो हैंडल कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा, हैंडल कर सकती है। प्रोग्रेस मस्ट बी फ्री ऑफ रिस्क एंड थ्रेट। तो प्रगति जो प्राकृतिक जोखिम खतरे से मुक्त होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला है, क्योंकि जैसे जैसे होगा जोखिम। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट टू द IT इंडस्ट्रीज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये है ट्रू प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सम रिस्क टू, बिल्कुल सही बात है कि प्रगति में जो वास्तविक प्रगति में कुछ प्रौद्योगिकी में वास्तविक प्रगति में कुछ जोखिम भी शामिल हैं। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए, इस पे भी आपको आंसर करना है। द टाइगर इन द टॉप प्रेडेटर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, इट इज एट द टॉप ऑफ फूड चेन। तो भारतीय वाघ वन का शीर्ष शिकारी है और यह खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। फॉरेस्ट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सच प्रेडेटर बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। वी मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर वाइल्ड हैबिटेट। वन ऐसे शिकारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वन संरक्षण द्वारा हमें उनकी जंगली आवास को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। Tigers should be protected from predators. The forest department should establish preventive measures to stop poaching। वन विभागों को अवैध शिकार को रोकने के लिए निवारक उपाय स्थापित करने चाहिए। These will help in maintaining their numbers in the forest। ऐसे जंगलों में उनकी संख्या बनाए रखने में मदद मिलेगी। ठीक। Which of the following is not appropriate in the context? Forest is need to be protected for tiger to survive। बाघों को जीवित रहने के लिए वनों की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए। तो हमें इसमें गलत बताना है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित नहीं है। पोचिंग इज डेंजर फॉर टाइगर कन्वर्जेशन, अवैध शिकार बाघ संरक्षण के लिए खतरा है। अब जरा ध्यान से देखो, द टाइगर इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, बिल्कुल सही, जो सही है उनको। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, टाइगर शुड बी ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेडेटर। जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, वन ऐसे शिकारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वन संरक्षण द्वारा उनके जंगली आवास की सुनिश्चित करनी चाहिए। बाघों के क्षेत्रों का भी शिकारियों से बचा जाना चाहिए। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो बाघों को मारते हैं, उनसे जो है बचाना चाहिए बाघों को। वन विभाग अवैध शिकार रोकने के लिए निवारक उपाय स्थापित करने चाहिए, इसमें उनकी संख्या बनाए रखने में मदद मिलेगी। तो अभी उनकी वाइल्ड टाइगर और लेस नंबर तो अभी है, हाँ वाकई में थोड़े नंबर में कम है, तो हम कह सकते हैं। पोचिंग इज डेंजर फॉर टाइगर रिजर्वेशन, नहीं, ये गलत है।
तो बी इज द राइट आंसर जो है ये गलत है, राइट। एक ये जरा 1 मिनट इसको जरा दोबारा चेक करेंगे क्या बोला गया है। हाँ, अवैध शिकार बाघ संरक्षण के लिए हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। अवैध शिकार जो है बाघ के संरक्षण के लिए खतरा है, ये बात यहाँ पर दी गई है। बाघों के क्षेत्रों में भी शिकारियों से बचाना चाहिए। वन विभाग को अवैध शिकार रोकने के निवारक उपाय प्रस्तुति करनी चाहिए। ये गलत होगा कि वाइल्ड टाइगर और लेस इन नंबर, नहीं, इनकी कमी नहीं आनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। द मॉस्किटो स्प्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज। अब क्या है, मच्छरों से, पढ़ो इसको। मच्छर विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियां फैलाते हैं। मच्छर विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। दे ब्रीड इन ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वे उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु में प्रजनन करते हैं। स्टैग्नेंट वाटर, rotten waste in the open and the open drains contribute significantly to the development of mosquitoes. खुले हुए स्थिर पानी, सड़ा हुआ कचरा और खाली नालियों में मच्छरों का विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। For the prevention of mosquitoes borne disease, we must ensure that garbage is collected regularly and managed properly. Waterlogging should not be allowed and the nearby area should be kept and clean. अब ध्यान से देखिए, मच्छरों से होने वाली बीमारियों को रोकथाम के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कचरा नियमित रूप से एकमात्र किया जाए और उसका उचित प्रबंधन किया जाए, जल जमाव ना होने दिया जाए और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखा जाए। ये सब हमें करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट which of the following is true? Most of the disease are spread by the mosquito. तो अधिकांश बीमारियां मच्छर द्वारा फैलाई जाती हैं। Before the disposal of garbage, it should be divided into biodegradable and non-biodegradable. कचरे से निपटने से पहले उसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में विभाजित किया जाना चाहिए। वाटर ड्रेनेज फैसिलिटी इज वेरी बैड, जल निकासी सुविधा बहुत खराब है। स्टैग्नेंट वाटर इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मस्कीटो। तो सही विकल्प क्या है कि रुके स्थिर पानी मच्छरों के प्रजनन का मैदान है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात आपको कहाँ पता चल रही है, देखिए दूसरे लाइन में, दे ब्रीड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, स्टैग्नेंट वाटर, रोटन वेस्ट एंड द ओपन ड्रेन्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ मस्कीटोज। वे उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु में प्रजनन करते हैं। खुले में स्थिर पानी, सड़ा हुआ कचरा और खुली नालियों में मच्छरों का विकास महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक, तो ये चीज आपको यहां से पता चल रही है। चलो नेक्स्ट, तो क्या आंसर होगा इसका, डी। डी इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। The main reason behind the cyber crimes cheating the public by using international phone number by asking their secured credit card detail is, साइबर अपराधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फोन नंबरों का उपयोग करके जनता को उनके सुरक्षित क्रेडिट कार्ड विवरण मांगकर धोखा देना का मुख्य कारण है। इट इज इजी टू कन्विंस पीपल एंड इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस कॉल्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि लोगों को समझाना आसान है और विदेशों से आने वाली कॉल का पता लगाना मुश्किल है। तो आपको बताना है, देयर आर ओनली 2 रीजन बिहाइंड द कॉल। इन कॉल के पीछे केवल ये 2 कारण है। पीपल आर फुल ट्रस्ट ऑन फॉरेन कॉल, लोग विदेशी कॉल का पूरा भरोसा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट फॉरेन कॉल, तो विदेशी कॉल का पता लगाना संभव नहीं। साइबर क्राइम्स प्रेफर फॉरेन कॉल्स इन ऑर्डर टू चीट इनोसेंट पीपल, तो साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को ठगने के लिए विदेशी कॉल का करना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर डी है, सिंपल सा आंसर था। ठीक है, अगला, read the statement carefully based on the situation and below and choose the most appropriate option. तो आपको ये पढ़ना है और बताना है क्या इसका सही उत्तर होगा। Research has shown that playing outdoor improves children health. शोध से पता चला है कि बाहर खेलने से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। Nowadays children do not get time to play. आजकल बच्चों को बाहर खेलने का समय नहीं मिल पाता। Parents should they encourage children to play indoor game, तो बच्चों को घर के अंदर खेलने के प्रोत्साहित करें। They should not send children to school, तो क्या यहाँ से उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए।
दे शुड मेक इट कंपल्सरी टू प्ले आउटसाइड, उन्हें बाहर खेलने को अनिवार्य कर देना चाहिए। रिप्लान देयर ऑफिस आवर्स सो दैट दे कैन स्पेंड मोर टाइम टू चिल्ड्रन टू प्ले विद चिल्ड्रन। तो डी आपका जो है इसमें देखो कंपल्सरी टू प्ले आउटसाइड, क्योंकि बाहर खेलने के लिए बात हो रही है ना, तो कंपल्सरी टू प्ले आउटसाइड। तो नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री, कारखाने में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए पहले अपराध के लिए द मैनेजर में आइदर डिसमिस द एम्प्लॉय फ्रॉम द जॉब और चार्ज अ फाइन और गिव अ रिटन वार्निंग। प्रबंधक या तो कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है या लिखित चेतावनी दे सकता है। द अकाउंट ऑफिसर हैज embezzled rupees 1200 जे जो है अकाउंट ऑफिसर, दिस जे's फर्स्ट क्राइम दैट शुड हिज मैनेजर डू। लेखाधिकारी ने जे के 1200 रुपए का गबन किया, यह जे का अपराध है, उसके लिए प्रबंधक को क्या करना चाहिए? डिसमिस हिम फ्रॉम द जॉब, नौकरी से बर्खास्त कर, इम्पोज ऑफ 5 रुपीज फाइन ऑन जे, 5 रुपए जुर्माना लगाए, कॉल अ मीटिंग कंप्लेंट हिम फॉर हिज बिहेवियर, और उसके बिहेवियर को करना चाहिए और वॉर्न करना चाहिए। तो इसका मतलब है डिसमिस। तो वो दो ही काम कर सकता है, या तो डिसमिस कर सकता था या रिटन उस पर फाइन लगा सकता। तो फाइन 5 रुपए था, तो ये नहीं होगा। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज हैविंग लेस मटेरियल इन मोर मनी। मुद्रास्फीति को अधिक पैसों में कम सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कीमतों को बढ़ाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करता है, परचेसिंग पावर को कम करता है, इसीलिए उपयोग का सामान्य स्तर के लिए अधिक पैसे खर्च के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए so one is forced to spend more money for the same level of usage. According to the given statement, which of the following is correct? Price increase due to more consumption, अधिक खपत के कारण कीमतें बढ़ती हैं। Increase in the price is related to the demand and supply, कीमत में जो है वृद्धि मांग और आपूर्ति से संबंधित है। Price increase due to high supply and low demand, तो ये तो पहले ही गलत कर दो। लो सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड हाई डिमांड, इसीलिए जो है प्राइस में वृद्धि बढ़ती है। तो डी इसका सबसे है, क्योंकि देखो कीमत कब बढ़ेंगी? जब सप्लाई तो कम हो, लोग डिमांड ज्यादा करें, तो कीमतों में वृद्धि आ जाएगी। ठीक, चलो। इन अ स्कूल डब्लू प्रोवाइड्स एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 4। तो एक गांव में एक स्कूल में डब्लू नर्सरी से लेकर चौथी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करता है। इन द सेम विलेज स्कूल बी, जो स्कूल बी है, एंड स्कूल के प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम 5 to 10। तो डब्लू नर्सरी से 4 और बी और के 5वीं से 10वीं तक। स्कूल एफ विच इज इन नियर बाय सिटी प्रोवाइड हायर, तो ये है विलेज में। सिटी में जो है स्कूल कौन सा है? एफ, जो शहर के पास जो कि पास के शहर में उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 11वीं और 12वीं। द स्कूल विलेज ओनली 3 स्कूल्स, तो स्कूल विलेज देखो गांव के केवल 3 स्कूल हैं। गांव के अभिभावकों ने पेरेंट्स इन विलेज हैव रिक्वेस्टेड टू लोकल पंचायत फॉर मोर स्कूल, तो अभिभावकों ने स्थानीय पंचायत के स्कूलों के लिए अनुरोध किया। देयर इज लेस स्कूल इन द विलेज बिकॉज पेरेंट डज नॉट वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन। गांव में स्कूल कम है क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ टीचर द विलेज स्कूल कैन नॉट कम्पीट विद देयर सिटीज। शिक्षकों की कमी के कारण गांव के स्कूल शहर के स्कूलों के प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैव टू ट्रेवल टू नियर बाय सिटी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए लोग गांव के बच्चों को पास के शहर की यात्रा करनी पड़ती है। इफ स्कूल हैव ऑल्सो स्टार्ट प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन देन पेरेंट विल सेंड देयर। नहीं, तो वो चाहते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन उन्हें इस गांव के ही स्कूल में मिले। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सिमिलर विद द फॉलोइंग एलिफेंट, कैमल, बफेलो। द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दीज कैन नॉट बी यूज्ड बाय द पीपल। तो इनमें समानता क्या है? हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, तो इनके दूध का उपयोग लोग नहीं कर सकते। ये तो गलत बात है, भैंस के दूध का उपयोग करते हैं। ऑल ऑफ दीज हैव हॉर्न्स, इन सभी के सींग होते हैं। हाथी के दांत होते हैं। कैमल के कहाँ सींग होते हैं? जिराफ के, बफेलो के ही होते हैं, तो ये भी गलत है। नन ऑफ देम आर मैमल, तो इनमें से भी कोई स्तनधारी नहीं है। ये सभी स्तनधारी होते हैं।
इनके बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। देयर एनिमल्स कॉल्ड क्लेव्स, तो डी इज द राइट आंसर। इनके काल्व्स कहा जाता है। अ लीडिंग टेनिस स्टार हु फेसिंग मीडिया आफ्टर फेलिंग अ डॉप टेस्ट सेट, एक प्रमुख टेनिस स्टार जिसने डॉप टेस्ट फेल होने के बाद मीडिया का सामना किया, यानी कहा आई डोंट वांट टू एंड माई करियर दिस वे, मैं अपने करियर के अंत इस तरह नहीं करना चाहता। आई विल बी गिविंग अनदर चांस टू दिस गेम, मुझे उम्मीद है कि मुझे खेल में एक और मौका दिया जाएगा। आई हैव एम्बैरेस्ड दिस गेम, मैंने इस खेल को शर्मिंदा किया है। ही वॉज चैलेंजिंग द आउटकम ऑफ द डोप टेस्ट, वह डोप टेस्ट के परिणाम को चुनौती दे रहा था, नहीं वह स्वीकार कर रहा था। ही वॉज कॉन्फिडेंट ही वॉज राइट एंड वुड कंटिन्यू टू प्ले, वह सही था नहीं वह गलत था। ही अग्रीड ऑन द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ डोप टेस्ट, खेल ने उसे शर्मिंदा कहा नहीं। सी, वह एग्री था डॉप टेस्ट के ऊपर कि हाँ वह नशा करके आया था। डॉप टेस्ट तब होता है जब कोई नशा करके खेलने आता है। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट सम डोर्स आर मेड अप ऑफ वुड्स एंड सम ऑफ आयरन, तो कुछ दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं, कुछ लोहे के। सम आयरन पीसेस ऑफ वाइट कलर, सम ऑफ देम आर रेड कलर, कुछ टुकड़े सफेद रंग के होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं। ऑल द पीसेस ऑफ वुड्स आर येलो कलर, तो कुछ जो लकड़ी के सारे पीस क्या हैं येलो कलर के। एटलीस्ट वन ऑफ द डोर इज ऑफ रेड कलर, तो कम से कम एक दरवाजा लाल रंग का हो। None of the door is red color. At least one of the door is yellow color. All the doors are of wood are yellow color. तो जो भी दरवाजे लकड़ी के बनेंगे वो सारे किस में होंगे, येलो कलर में होंगे। और एटलीस्ट वन ऑफ द डोर इज ऑफ येलो कलर, तो कम से कम एक दरवाजा पीले रंग का होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Mobile phones are becoming dangerous at the time of exams because the students are often taking them in the examination hall. तो परीक्षा के समय मोबाइल फोन खतरनाक होते जा रहे हैं क्योंकि छात्र अक्सर उन्हें परीक्षा के हॉल में ले जा रहे हैं। The State Board of Education is finding it difficult to prevent the students and the invigilator from taking mobile phones in the examination halls. राज्य शिक्षा बोर्ड को छात्रों और निरीक्षकों की परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन ले जाने से रोकने में कठिनाई हो रही है। According to this statement, which of the following statement is true? तो दिए गए कथन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टूडेंट्स आर टीचर्स आर इन्वॉल्व्ड ईच अदर, तो ऐसा नहीं है। देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू एग्जामिन द एंट्री ऑफ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन को प्रवेश की जांच करने के लिए कोई उचित प्रणाली नहीं है। दिस स्टेट बोर्ड इज नॉट सीरियस अबाउट दिस, बिल्कुल सीरियस है। परीक्षा केंद्रों में कोई नेटवर्क जैमर नहीं है, तो नहीं। बी, उनके पास कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है इसको जो है चेक करने की, तो बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे। ऐसा कुछ नया नहीं होगा, सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, आप आराम से इनको बना सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में और भी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जो आपको क्वेश्चंस करें उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए और उनसे जो चीज़ें हैं उनको सीखते रहिए। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।